Good morning, 9th class. After the half yearly exam, before half yearly, we have completed 4th chapter of civics. What is democracy and why democracy? Constitution design, electoral politics. ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे. एंड 4th चैप्टर इज वर्किंग ऑन इंस्टीट्यूशंस. एंड लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स. डेमोक्रेटिक राइट्स आपके सिलेबस से कट गया है. अब वो हमारे पास ओनली 1 चैप्टर बचा है करने के लिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो आज हम ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये बहुत बच्चों ईजी चैप्टर है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग के बारे में ही इसमें दिया हुआ है. इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हाउ इज द कंट्री गवर्न. इसमें हम ये देखेंगे कि कंट्री को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से गवर्न किया जाता है. व्हाट डज द पार्लियामेंट डू इन अवर डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी कंट्री में, तो पार्लियामेंट हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का क्या रोल है. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट का क्या रोल है. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल है. हाउ डू दीज रिलेट्स टू वन अदर. और ये सब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं और सब किस तरह से मिलकर कंट्री को गवर्न करते हैं. बहुत ईजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों. अपनी बुक ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक, और इसको जो पेज वाइज हम डिस्कस करेंगे. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर. बच्चों अपनी बुक भी आप ओपन कर लीजिए. Governing a country involves various activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चों, वो मोनार्क कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट होती है. डेमोक्रेटिक कंट्री की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे एजुकेशन की, हेल्थ की, और भी जो अदर फैसिलिटीज़ है जो उनकी डेवलपमेंट के लिए इंसेंशियल है, वो सब फैसिलिटीज़ हर सिटीजन्स को प्रोवाइड करे. सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी टू अटेंड दिस टास्क. और इसलिए ही कई तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में. सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. इन्हीं अरेंजमेंट्स को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं. ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दिस इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम. डेमोक्रेसी तभी अच्छी तरह वर्क करती है जब ये इंस्टीट्यूशन जो वर्क इनको दिए जाते हैं, जो फंक्शंस इनको दिए जाते हैं, उनको जो वो अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं. उसी केस में ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री गुड डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है. तो इंस्टीट्यूशंस का डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. उनके बिना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चल सकती. इसमें बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो सारे जो मिनिस्टर होते हैं, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिसी को बनाता है. द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन. हमने इसे पहले चैप्टर में रीड किया था. परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव. ये मिनिस्टर तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, 5 ईयर्स के लिए ही इलेक्ट होते हैं. और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. वो ही इन मिनिस्टर्स की जो पॉलिसीज़ को, जो कि पार्लियामेंट में वो पास करवा के प्रेसिडेंट के साइन करवाने के बाद वो सिविल सर्वेंट्स उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड थर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड. और अगर इन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है या कोई सिटीजन इनको फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जहाँ कोई डिस्प्यूट रेज होता है, वहाँ पर ये उस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं. तो जैसे ये प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये सब क्या हो गया, लेजिस्लेचर. सिविल सर्वेंट जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी. ये आपकी इंट्रोडक्शन है इंस्टीट्यूशंस की डेमोक्रेटिक कंट्री में. उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओबियसली बच्चों इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन को ही फॉलो करेंगे. विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं हो सकता. दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स. इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, committee and routines. They often leads to delay and complications which can be frustrating. But some of the delays and complications introduced by the institutions are proved very useful. कई बार हम बात करते हैं ना, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज में, कि यहाँ जो
डिसीजन है वो डिले होते हैं, बहुत स्लो डिसीजन लिए जाते हैं। तो कई बार ये जो डिले जो डिसीजन है वो इंस्टीट्यूशंस को और भी ज़्यादा यूजफुल प्रूव करते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन अ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट क्या है, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाते हैं। हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में पीपल डायरेक्ट इलेक्शन से MP भेजते हैं और हर जो स्टेट है उसकी सीट रिजर्व उनकी सीटें फिक्स होती है। जैसे हरियाणा की वहाँ पर 10 सीट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीटें रिजर्व होती है। ऐसे राज्यसभा में पीपल डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में भेजती है। और राज्यसभा के भी जो सीट है हर स्टेट की वो फिक्स होती है। जैसे हरियाणा की राज्यसभा में 2 सीट्स हैं। इन अवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट आल्दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें कंसिस्ट होती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ना लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का होता है। दी लोकसभा एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और लोकसभा के पास रियल पावर होती है क्योंकि वहाँ पर पीपल डायरेक्ट इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। द लोकसभा एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। द प्रेजेंट membership of Lok Sabha is 545. Its tenure is 5 years. If the proclamation of emergency is operation, this period may be extended by the Parliament for 1 year at a time. अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तब पार्लियामेंट का जो टेन्यूर है 5 ईयर से 1 ईयर को इंक्रीज किया जा सकता है। द राज्यसभा हैज़ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। जैसे लोकसभा के 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं, विच आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ वेरियस states. 12 of the Rajya Sabha members are nominated by the president from person who have earned distinctions in various fields such as art, literature. 250 मेंबर्स में जो 12 मेंबर्स है, इलेक्शन होता है 238 का। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो उन पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी किसी फील्ड में डिस्टिंक्शन से यानी मेरिट बेस पर उन्होंने काम किया हो, यानी बहुत ज़्यादा सुपर वर्क किया हो। जैसे आर्ट में कहीं किया या लिटरेचर में कहीं किया। जैसे लता मंगेशकर को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था क्योंकि उन्होंने म्यूजिक में अपना जो नाम है वो वर्ल्ड वाइड किया है। ऐसे जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं या जो बहुत बड़े राइटर वगैरह होते हैं उनको इसमें नॉमिनेट किया जाता है। द राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी। जैसे लोकसभा तो टेम्परेरी बॉडी है और राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होती। देर आर एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स इन द राज्यसभा। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडोर्स द राज्यसभा विद सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को स्टेट के रिलेटेड जो भी लॉज बनते हैं उसमें स्पेशल इंपॉर्टेंस दी हुई है। बट इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज इट्स सुप्रीम पावर। लेकिन बाकी जो अदर मैटर्स है उसमें लोकसभा को ही राज्यसभा के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर मिली हुई है। ऑल डे टू डे डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। In a democratic country, 2 categories make up the executive. One that is elected by the people for a specific period. It is called political executive. ये वाला टॉपिक आपका पहले भी आ गया था, रिपीट भी हो गया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो पीपल इलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यानी 5 ईयर्स के लिए। Political leaders who take the big decision fall in the category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or civil servants. Civil servants are not elected people, they are appointed people on the base of some education, experience और इनकी रिटायरमेंट की एक फिक्स एज होती है, तभी ये रिटायरमेंट के बाद ही रिटायर हो सकते हैं। इससे पहले ये
कोई स्पेशल रीजन हो तो अलग बात है, वैसे ये पहले ये नहीं हट सकते। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो सिविल सर्वेंट्स है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं और उनको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। लेकिन जो पावर होती है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अब प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्रेजिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और द कोalition पार्टी दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट करते हैं, बट प्रेजिडेंट इसमें फ्री नहीं है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सके। लोकसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती है उन्हीं के ही लीडर को प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कोalition जो पार्टी बनती है उनके ही लीडर को वो अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोalition। वैसे तो 5 years का टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन 5 years से पहले भी अगर उनकी मेजोरिटी कम हो जाती है लोकसभा में तो वो जो लोकसभा है वो डिजॉल्व हो जाती है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह पर प्रेजिडेंट जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इसी को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंजॉय वाइड रेंजिंग पावर। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ही अपने मिनिस्टर्स की मीटिंग को सुपरवाइज करते हैं। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। और जो सभी तरह के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये सुपरवाइज करते हैं। द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह प्रेजिडेंट कंट्री के हेड होते हैं। एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, लेकिन उनकी जो पावर है वो बहुत कम होती है। ही सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट। जो भी कंट्री में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब प्रेजिडेंट के नाम पर होती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट। जो भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सभी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेजिडेंट ही करते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन। और जुडिशरी में क्या होता है? सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होती है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। ये इंटीग्रेशन सिस्टम है जुडिशरी का। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन, द हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट लोकल लेवल। India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का मीनिंग होता है कि टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ही अदर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, उनको कंट्रोल करता है कि उन सारे कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ही चलना पड़ता है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग टू ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। और जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है उसके जो डिसीजन है बाकी सारी कोर्ट बाउंड होती है कि वो उन डिसीजन को फॉलो करे। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है वो सब प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो अपने आप अपॉइंट नहीं करते बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके एडवाइस पर ही जो अदर जो जजेस है उनको अपॉइंट किया जाता है।
द इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। संसार जो पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडियन जुडिशरी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी मानी जाती है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव टू पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की भी पावर है। ये लेजिस्लेचर कोई पॉलिसी बनाता है, कोई लॉ बनाता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में है या किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो जुडिशरी उस लॉ को वहीं पर डिनाई कर सकता है, उसको वहीं पर रिजेक्ट कर सकता है, इनएक्टिव बना सकता है उसको। इसलिए जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। द पावर्स आर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसलिए जुडिशरी को ही फंडामेंटल राइट का गार्जियन यानी प्रोटेक्टर माना जाता है कि कहीं भी किसी भी सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। और एवरी पर्सन हैज़ can approach direct in Supreme Court for the violation of the fundamental rights, whatever they are violated by the government, whatever they are violated by any individual person। मेन जो आपके पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो मेन टर्म आई है आपकी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑफिस मेमोरेंडम, ए कम्युनिकेशन इश्यूज बाय एन एप्रिशिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मेमोरेंडा क्या होता है कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन को जिसके थ्रू बताता है। ए कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रिशिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो मेमोरेंडा होता है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को या पॉलिसी को एक्सप्रेस करता है। सेकेंड, स्टेट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट मतलब कंट्री का, कंट्री से मीनिंग है जो स्टेट है वो क्या होता है जिसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, हैविंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट होती है, एंड पोजेसिंग पावर टू मेक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। और उसके पास, गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी को बना सके। गवर्नमेंट में चेंज बट द स्टेट कॉन्टिन्यूस। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लेकिन जो स्टेट है वो कॉन्टिन्यू रहता है। फिर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द पावर टू मेक इम्प्लीमेंटेड एंड इंटरप्रेट लॉज सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ। ये कैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें, जो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं, किस क्या श्योर करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए। इन इट्स ब्रॉड सेंस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइज ओवर सिटीजन्स एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को सुपरवाइज करते हैं और कंट्री के रिसोर्सेज को भी सुपरवाइज करते हैं। फिर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ए सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज लाइफ इन द कंट्री। ये भी एक ऐसा सेट होता है जहाँ पर जो कंट्री के पीपल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जीक्यूटिव, ए बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव होता है जो कंट्री के लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर इम्प्लीमेंट करता है। रिजर्वेशन, ये तो आपने सुना ही होगा, रिजर्वेशन का है पॉलिसी दैट डिक्लेयर्स सम पोजीशंस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्व्ड फॉर द पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर डिसएडवांटेज एंड बैकवर्ड। कि कुछ जो कम्युनिटी डिसएडवांटेज एंड बैकवर्ड है उनके लिए कुछ जो सीट कहीं भी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है चाहे कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी जो कुछ सीट उनके लिए फिक्स रखे जाते हैं उसको रिजर्वेशन कहा जाता है। लेजिस्लेचर एंड असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव विद द पावर टू इनेक्ट लॉज फॉर अ कंट्री। ये लेजिस्लेचर होती है जो कंट्री के लिए लॉज को फ्रेम करती है। इन एडिशन टू इनेक्टिंग लॉज, लेजिस्लेचर हैव अथॉरिटी टू रेज टैक्सेस एंड अडोप्ट द बजट एंड अदर मनी बिल। और लेजिस्लेचर को ही ये राइट है कि वो टैक्सेस को ऐड करे या माइनस करे या उसको टैक्स को फिक्स करें और बजट बनाए, और जो मनी बिल है वो उनको भी पास करती है। कोalition गवर्नमेंट के बारे में भी पहले आ चुका है। एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेचर में
मेजोरिटी नहीं मिलती, तो जब 2 या उससे ज़्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है देन इट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। ए कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट है जुडिशरी, एन इंस्टीट्यूशन empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. जितनी भी कोर्ट है कंट्री में उन सबको मिला के उनको ही जुडिशरी कहा जाता है, और एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। SEBC, it stands for the socially economically backward classes. It is another names for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. ये SEBC का SEBC सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये गवर्नमेंट जिनको बैकवर्ड समझते हैं उनको ये नाम दिया गया है। ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के बाद आप ये चैप्टर अपनी बुक से भी रीड करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।